केवीएस टीजीटी हिंदी के इस प्रैक्टिस सेशन में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अभिवादन। तो काफी समय मुझे लग गया इस वीडियो को लाने में, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और प्लीज बिना देर किए चलिए फिर से शुरू करते हैं केवीएस टीजीटी का ये प्रैक्टिस सेट। तो पहले ये 10 प्रश्न है जो सेक्शन 1 में आएंगे, पार्ट फर्स्ट में आ रहे हैं। उसके बाद 81 नंबर से आपके हिंदी के पूरे प्रश्न शुरू होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है? तो देखिए ऊपर बिंदी है और नीचे कॉमा, ये वाला कोष्ठक में आप लोगों को दिख रहा है ठीक से, कोष्ठक में विराम चिन्ह। तो इसे कहते हैं, जो बिंदी के साथ होता है उसे अर्ध विराम कहते हैं, और जो बिना बिंदी के केवल कॉमा लगा होता है उसे अल्प विराम कहते हैं। तो बिंदी के साथ कॉमा जो होता है अर्ध विराम, बिना बिंदी वाला कॉमा केवल होता है अल्प विराम। तो इसका उत्तर होगा बी। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। कहानी का बहुवचन होगा, देखिए कहानियां ए में दिया है, न पर बड़ी की मात्रा, कहानियां न पर छोटी की मात्रा दिया है। सी में केवल कहानी दिया है तो कहानी ही नहीं होगा बहुवचन, और कहानियों दिया है डी में, तो देखिए कहानियों नहीं होगा। और जब बहुवचन बनाएंगे तो कहानियों में देखिए कहानी लिखा जाएगा एक वचन में तो बड़ी की मात्रा रहेगी नी में, लेकिन जब बहुवचन बनेगा तो न पर छोटी की मात्रा हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका सही है, शुद्ध वर्तनी है बहुवचन का, कहानी का बहुवचन कहानी, ऑप्शन बी। मच्छिका किस शब्द का तत्सम है? तो मच्छिका मक्खी का तत्सम शब्द होता है, ऑप्शन बी। मिठास किस शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? तो मीठा धन आस, ऑप्शन सी सही है इसका, आस प्रत्यय का लगा है। कथित शब्द का विलोम होगा, कथित का विलोम होगा अकथित। देखिए अकथ्य भी लिखा है तो अकथ्य मत लगाइएगा, अकथ्य भी होगा जो ना कहा जा सके, लेकिन ज्यादा सही देखिए संज्ञा का विलोम संज्ञा होना चाहिए, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम होना चाहिए, और तत्सम का विलोम तत्सम होना चाहिए, तद्भव का विलोम तद्भव होना चाहिए। मैंने विलोम की वीडियो में सब बताई हैं, बातें क्लियर की हैं, पता नहीं आप लोगों ने देखा या नहीं, एक बार देख लीजिएगा। कथित शब्द का विलोम होगा अकथित, और सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए इसमें से जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं ये चारों के चारों ही पर्यायवाची हैं सूर्य के, लेकिन यहाँ आंसर की में इसका ऑप्शन डी दिया हुआ है सारंग। सारंग बहुत चीजों की पर्यायवाची होती है, मतलब अनेकार्थी शब्द है और बहुत चीजों का इसमें अर्थ देता है सारंग। देखिए मैं एक बार सारंग के सारे अर्थ बता देती हूँ और शॉर्ट वीडियो में मैं डाल भी दूंगी इसके अर्थ। देखिए सारंग का अर्थ होता है भौरा, कोयल, चातक, बादल, चंद्रमा, सूर्य, सांप, हाथी, मोर, घोड़ा, पानी, सिंह, समुद्र, बाज, शंख, हंस और किरण। ये सभी अनेकार्थी शब्द सारंग के हैं। तो सूर्य भी है, इसलिए मैं इसको चारों ऑप्शन को गलत ही मान रही हूँ इसका अर्थ, क्योंकि पर्यायवाची चारों ही पर्यायवाची हैं। सखिन सहित हर्षी अति रानी, सुखत धानु पराजन पानी। देखिए जहाँ जनु जानो मनु मानव, जनु जानो जानहु, मनु मानव मनहु, ये सब शब्द आ जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, मतलब ये ट्रिक है उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने की। तो देखिए इसमें पर जनु, इसको जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो पर धन जनु करेंगे तो पर जानू हो जाएगा यहाँ, इसलिए ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, ऑप्शन सी सही है। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा तो दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा दिक धन दर्शन, ऑप्शन डी सही है, जिसमें हलंत लगा। देखिए बी में हलंत नहीं लगा है, डी में हलंत लगा, हलंत वाला शब्द होगा, क्योंकि द देखिए यहाँ पर आधा है। जब बच्चे कहानियां पढ़ते हैं तो वे घटनाओं के पात्रों में उलझ जाते हैं। देखिए पेडागोजी का एक प्रश्न है, वे अन्य लोगों के अनुभवों में प्रवेश करते हैं, वह कल्पनाशील बनते हैं, उनका नैतिक विकास अनिवार्यतः होता है, वे बिना किसी उद्देश्य के पढ़ते हैं। तो देखिए पात्रों में क्यों उलझेंगे, ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी सही है, वे अन्य लोगों के अनुभवों में प्रवेश करते हैं, वह कल्पनाशील बनते हैं। जब बच्चों को आप कहानियां सुनाइए तो और कल्पनाशील बन जाते हैं वो,
और उनसे फिर से कहिए आप कहानी सुनाने के लिए, तो वो जोड़ जाड़ के 3-4 कहानियां और अपनी कल्पना शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, वो एक नई कहानी का सृजन करते हैं, तो इसलिए कल्पनाशील बनते हैं। ऑप्शन बी सही है इसका। अब देखिए, अब आ गया हिंदी का सेक्शन, आ गया, शुरू हो गया। ऑप्शन 81 नंबर क्वेश्चन, हिंदी की उदासीन आकार बहुला बोली है, तो हिंदी की उदासीन आकार बहुला बोली ऑप्शन सी है बघेली। आधा पूरब आधा बीघा 36 करके मैंने ट्रिक बनाई हुई है, आप लोग देख लीजिएगा, वर्णमाला वाले में, भाषा के विकास में है। किस प्रकार का वर्ड है, शॉर्ट वीडियो में भी है मेरी, आप शॉर्ट वीडियोस में भी चला लीजिएगा। ये सारी ट्रिक्स मैंने बहुत सारी ट्रिक्स शॉर्ट वीडियो में डाली हैं। हिंदी की उदासीन आकार बहुला बोली बघेली है, ऑप्शन सी। किस प्रकार का वर्ड है, विवृत वर्ड है, ऑप्शन ए सही है। ये सब भी डाला हुआ है। और हिंदी की लिपि क्या कहलाती है, तो हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है, ऑप्शन डी सही है। कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, फारसी, गुरुमुखी, रोमन या देवनागरी, तो रोमन, गुरुमुखी या देवनागरी ये बाईं ओर से लिखी जाती है, जबकि फारसी लिपि दाईं ओर से लिखी जाती है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है, सबको पता, ऑप्शन सी सही है। पश्च स्वर है ओ, देखिए अ है मध्य स्वर, ऑप्शन ए जो दिया हुआ अ मध्य स्वर, ई और ए ये मध्य स्वर है, अरे अग्र स्वर है, और ओ पश्च स्वर है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी ओ पश्च स्वर। शॉर्ट वीडियो में है। निम्न में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो पुरस्कार, षष्ठ, प्राच्य या वेशभूषा, तो देखिए अशुद्ध वर्तनी पूछ रहा है, तो इसमें ऑप्शन ए पुरस्कार गलत होगा, क्योंकि ये मूर्धन्य श नहीं होगा, यहाँ पे आधा श जो लिखा हुआ है, यहाँ पर दंती स होगा, दंत्य स यानी छोटा सा जिसको कहते हैं, तो ये वर्तनी सही हो जाएगी पुरस्कार की। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला शब्द है श्रृंगार, तो श्रृंगार और कवित्री और सन्यासी ये 3-4 शब्द ऐसे हैं जो वर्तनी शुद्धि में बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे ही जाते हैं, तो ऑप्शन सी सही है इसकी वर्तनी श्रृंगार की। 88 नंबर 89 नंबर क्वेश्चन, जब व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से होता है तो उसे क्या कहते हैं, जब व्यंजन का मेल होगा तो व्यंजन ही बनेगा। 2 वर्णों या 2 शब्दों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं, 2 वर्णों या 2 शब्दों के मेल से बने शब्द को संधि कहते हैं, ऑप्शन सी सही है। और निस्तेज शब्दों का निर्माण किस संधि से हुआ है, तो निह धन तेज से बनता है निस्तेज, तो इस विसर्ग संधि है, ऑप्शन सी सही है निस्तेज का। रविसुत किसका पर्यायवाची है, तो रविसुत घोड़े का पर्यायवाची है, ऑप्शन डी सही है। और रविसुता यमुना को कहा जाता है। निर्वासित शब्द में प्रत्यय है, तो निर्वासित शब्द में इत प्रत्यय है, ऑप्शन सी। देखिए छोटी ई की मात्रा लगी है ना, तो इत होगा निर्वासित, ऑप्शन सी सही है। चिड़ीमार में शब्द समास है, तो इसका होगा चिड़ियों को मारने वाला, तो यहाँ तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। कपीश और कपिस श्रुति भिन्नार्थक शब्द समूह का सही अर्थ है, तो कपीस का अर्थ तो होता है हनुमान, तो जय हनुमान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर, तो कपीस का अर्थ होता है हनुमान। तो यहाँ देखिए सारे ऑप्शन में डी ऑप्शन में हनुमान दिया वो पहला, और कपिस का अर्थ होता है मटमैला, तो ऑप्शन डी सही है इसका। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तो रात्रि, पंख, कार्य या देव, तो तद्भव शब्द इसमें पंख है, क्योंकि पंख का तत्सम होगा पक्ष। घुड़सवार शब्द किन 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है, तो घुड़ हिंदी का शब्द है और सवार फारसी का शब्द है, ऑप्शन सी सही है। आर्द्र का विपरीत क्या होगा, आर्द्र का विपरीत होगा शुष्क, ऑप्शन डी। आर्द्र का अर्थ होता है गीला, तो उसका अर्थ होगा सूखा, शुष्क। जो किए गए उपकारों को मानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, किए गए उपकारों को मानने वाला अर्थात कृतज्ञ होगा, अरे कृतज्ञ होगा, ऑप्शन बी सही है। आय शब्द में कौन सा लिंग है,
तो आय हुई, आज कितनी आय हुई, आज मेरी इतनी आय हुई, तो लोग ये स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन बी सही है। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे कहते हैं, भाव अलग होने का प्रकट होता है वहां अपादान होता है। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ऑप्शन सी सही है। दोनों किस प्रकार का विशेषण है, तो दोनों यहाँ दोनों से तुम ले लो, या तो ये समुदायवाचक विशेषण है, ऑप्शन डी सही है। गणना क्रम और आवृत्ति नहीं होगा, समुदायवाचक होगा। प्रयोग के अनुसार वाच्य के कितने भेद होते हैं, प्रयोग के अनुसार वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। लेखक ने मैं क्यों लिखता हूँ शीर्षक निबंध में किस देश की यात्रा की है, तो इसमें जापान देश की यात्रा की है, ऑप्शन डी सही है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहा जाता है संज्ञा कहा जाता है, ऑप्शन ए सही है। संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, चाय के लिए थोड़ा दूध बचा लो, इस घर में 15 लोग रहते हैं, बहुत दिन बाद हम लोग मिले, कुछ लोग दिल्ली से आए, तो देखिए 15 नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन बी में यही संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि व्याकरण कोटियों के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं, तो वे अव्यय होते हैं जिसमें लिंग, पुरुष, वचन, काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। जो उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं वे कहलाते हैं संज्ञा उपवाक्य, ऑप्शन बी सही है। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं जो समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जोड़े होते हैं, तो ऑप्शन सी सही है, समुच्चय बोधक यहाँ पर होगा खाली जगह रिक्त स्थान में। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है, तो विधानवाचक, निषेधवाचक, विशेषण या संदेहवाचक, तो अर्थ विशेषण नहीं होगा वाक्य के भेद, बाकी के विधानवाचक, निषेधवाचक और संदेहवाचक ये वाक्य के भेद हैं। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जनता में असंतोष फैल गया, हिंदी के प्रचार में आज भी बहुत सी बाधाएं हैं, पतिव्रता नारी को छूने का उत्साह कौन करेगा, और नगर की सारी जनता भूखी है, तो देखिए ऑप्शन सी देखिए, पतिव्रता नारी को छूने का साहस कौन करेगा यहाँ होना चाहिए, न कि उत्साह, तो ऑप्शन सी यहाँ पर अशुद्ध है। वे पदबंध जो मुख्य क्रिया एवं सहायक क्रिया से मिलकर बनते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो मुख्य क्रिया या सहायक क्रिया से बनकर बनते हैं वो क्रिया पदबंध कहलाते हैं, ऑप्शन डी सही है इसका। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है, अत्यंत लज्जित होना, घड़े से पानी गिरना, अत्यंत संकुचित सोचना, पानी की कीमत समझना, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, अत्यंत लज्जित होना, घड़ों पानी पड़ना, लज्जित होना। लोकोक्ति और मुहावरे की वीडियो देख लीजिएगा, एग्जाम में बहुत फायदा करेगा आप लोगों को। केवल ब्रह्म दर्शन, केवल बाह्य प्रदर्शन के लिए लोकोक्ति प्रयुक्त होती है। चिराग तले अंधेरा, ऊंची दुकान फीकी पकवान, अधजल गगरी छलकत जा, एक पंथ दो काज, तो देखिए केवल बाह्य प्रदर्शन के लिए होगा, ऊंची दुकान फीके पकवान, मतलब दिखावा बहुत और हो कुछ ना। उपमेय में उपमान के निषेध रहित आरोप होने पे कौन सा अलंकार होता है, तो उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होने पर रूपक अलंकार होता है। जहां वर्णों या व्यंजनों की साम्यता के आधार पर एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहां कौन सा अलंकार होता है, तो बार बार व्यंजनों की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार में होती है, और अनुप्रास के 5 भेद हैं। छिपे छबीली मुंह लसय नीचे अचल चीर, मानो कला निधि झलमलय कालिंदी के तीर। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनो शब्द आ गया, यहीं से पकड़ लीजिएगा, उत्प्रेक्षा, मनु मानो जनु जानो। मेघ आए बड़े बंठन के, सवर के, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार, देखिए मेघ आए बंठन के, तो मेघ पानी कैसे बंठन के आएगा, मानवीकरण अलंकार है, ऑप्शन ए सही है। प्रयोजन मूलक हिंदी को क्या कहा जाता है, प्रयोजन मूलक हिंदी को व्यवहारिक हिंदी कहा जाता है, ऑप्शन बी सही है। औपचारिक पत्र में क्या सही तथ्य है, औपचारिक पत्र में निजीपन का भाव नहीं होता, यह व्यक्तिगत पत्र होता है।
पत्र की भाषा शैली का कोई कठोर नियम नहीं होता। ये पत्र केवल लिखने वाले और पाने वाले के बीच संवाद स्थापित करते हैं, किसी तीसरे के लिए नहीं। तो देखिए ये जो तीनों विशेषताएं दी हैं बी, सी और डी की, ये व्यक्तिगत पत्र के होते हैं, अनौपचारिक पत्र के होते हैं, जबकि औपचारिक पत्र में निजीपन का भाव नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए सही है इसका। अनुच्छेद लेखन की क्या विशेषता है? तो अनुच्छेद लेखन, इसके सभी वाक्य एक दूसरे से गठित होते हैं। अनुच्छेद एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना है। इसका कोई भी वाक्य अनावश्यक नहीं होता है। इनमें किसी एक भाव या विचार को एक बार में और अनेक स्थान पर व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका गलत होगा, ये विशेषता नहीं अनुच्छेद लेखन की। गैर सरकारी पत्र व्यवहार को क्या कहते हैं? सामाजिक पत्राचार, परिपत्र, सरकारी पत्र या कार्यालय आदेश। तो गैर सरकारी पत्र व्यवहार को सामाजिक पत्राचार कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। कृष्णा सोबती कृत बचपन के पाठ के अनुसार हर शनिचर को लोगों को क्या पीने को मिलता था? तो हर शनिचर को ए मिलता था, ऑलिव कैस्टर ऑयल मिलता था। ऑप्शन ए सही है इसका। चांद से थोड़ी गप्पे, चांद से थोड़ी गप्पे कविता किसकी है? ये शमशेर बहादुर सिंह की। ऑप्शन डी सही है। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, पंक्ति के रचनाकार है साहिल लोधियानवी। ऑप्शन डी सही है इसका। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, पंक्ति के द्वारा, पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो ये पंक्ति वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, ये पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान की रचित है। देखिए वीर रस की कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो वीर रस से अगर संबंधित कोई रचना आए तो अगर आपको नहीं पता हो तो थोड़ी देर के लिए रिस्क ले सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये नहीं कहती कि सारी वीर रस की रचना इन्हीं की पूछी जाएंगी। मतलब ज्यादातर वीर रस की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ही हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं पंक्तियां। हाथ पकड़ फिर सवा हमारे, साथ नहीं फिरती दिन रात, पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है। ऑप्शन ए सही है। नौकर नामक निबंध के अनुसार किस समय गांधी ने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर 25 मील तक ढोया था? तो ये है बोअर युद्ध। ऑप्शन ए सही है। एलेक्स एम जॉर्ज के निबंध सास सास में बास में चंग की चंगल नबा क्या था? चंग की चंगल नबा क्या था? तो ये जादूगर था। ऑप्शन ए सही है। हिमालय की बेटियां किसके द्वारा रचित निबंध है? हिमालय की बेटियां नागार्जुन द्वारा रचित है। ऑप्शन ए सही है। यतीश अग्रवाल द्वारा रचित निबंध कौन सा है? यतीश अग्रवाल द्वारा रचित निबंध रक्त और हमारा शरीर है। ऑप्शन ए सही है। माधवदास किस कहानी का पात्र है? माधवदास चिड़िया की बच्ची कहानी का पात्र है। ऑप्शन डी सही है। खान पान की बदलती तस्वीर निबंध शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? प्रयाग शुक्ल है। ऑप्शन बी सही है इसका। खान पान की बदलती तस्वीर प्रयाग शुक्ल। आश्रम का अनुमानित व्यय शीर्षक लेखा जोखा के रचनाकार कौन है? तो मोहनदास करमचंद गांधी हैं इसके रचनाकार। आश्रम का अनुमानित व्यय। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला किसकी पुत्री थी? तो लक्ष्मण की पत्नी हो या राम जी की, सबके पिताजी जनक जी थे। ऑप्शन ए सही है। राम को कितने वर्षों का वनवास हुआ था? तो ऑप्शन डी सही है, 14 वर्षों का वनवास हुआ था। खर और दूसर किसके सौतेले भाई थे? तो राम, सीता, सूर्पणखा और सुग्रीव। तो सूर्पणखा के भाई सौतेले भाई थे खर और दूसर। गिद्धराज जटायु के भाई का क्या नाम था? तो गिद्धराज जटायु के भाई का नाम संपाति था। ऑप्शन बी सही है। उस वैद्य का क्या नाम था जिसने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण का उपचार किया था? तो वैद्य का नाम था सुषेण। ऑप्शन ए सही है। गंगा ने अपने कितने पुत्रों को नदी में फेंक दिया था? तो गंगा जी ने अपने 7 पुत्रों को नदी में फेंक दिया था। ऑप्शन डी सही है। अंबिका और अंबालिका किसकी रानियां थी? तो अंबिका और अंबालिका विचित्र वीर्य की रानियां थी। ऑप्शन ए सही है। कुंती बोझ कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। यह कथन किस ऋषि का है? तो ये कथन दुर्वासा ऋषि का है। ऑप्शन ए सही है।
दुर्वासा ऋषि सबको श्राप ही देते थे, ज्यादा मतलब श्राप देने के लिए, गुस्साने के लिए प्रचोदन, लेकिन कुंती को उन्होंने आशीर्वाद दिया था, वो भी किसी श्राप से कम नहीं साबित हुआ उनके लिए। बेटा वीर पांडवों के साथ संधि करके आया, लेकिन नहीं, श्राप कैसे होगा कि अगर वो आशीर्वाद नहीं होता तो उनके 5 पुत्र कैसे होते हैं। सॉरी, बेटा वीर पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्य उन्हें दे देना ही उचित है। ये किसका कथन है? ये भीष्म जी का कथन है। ऑप्शन बी सही है। भीष्म दुर्योधन को समझाते हुए कहते हैं, अर्जुन कुछ कुचक्र रचकर ही इनको परास्त करना होगा। आज अगर परास्त न हुए तो ये हमारा सर्वनाश कर देंगे। इसलिए किसी को आचार्य द्रोण के पास जाकर यह खबर पहुंचानी चाहिए कि अश्वत्थामा मारा गया। यह कथन किसका है? ये श्री कृष्ण का कथन है। ऑप्शन बी सही है। लाख की चूड़ियां शीर्षक कहानी के प्रमुख पात्र का क्या नाम था? तो लाख की चूड़ियां शीर्षक कहानी के प्रमुख पात्र हैं बदलू। ऑप्शन ए सही है। दीवानों की हस्ती किस विधा की रचना है? दीवानों की हस्ती कविता है। ऑप्शन बी सही है। कदम कदम मिलाकर चलना होगा शीर्षक कविता के रचनाकार बताइए। तो कदम मिलाकर चलना होगा, ये अटल बिहारी वाजपेयी की रचना है। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार का नाम बताइए। तो आलम आरा बनाया था आर्देशिर एम ईरानी ने। आर्देशिर एम ईरानी। ऑप्शन डी सही है। पानी की कहानी किसके द्वारा रचित है? पानी की कहानी रामचंद्र तिवारी द्वारा रचित निबंध है। चांद बीबी ने किसके किले की रक्षा है? तो अकबर की शाही सेना के विरुद्ध युद्ध किया था। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, अहमदनगर का किला को बचाने के लिए चांद बीबी ने अकबर की सेना से युद्ध किया था। एशिया की शक्ति कम होने पर कौन सा द्वीप आगे बढ़ा? एशिया की शक्ति कम होने पर यूरोप आगे बढ़ा। ऑप्शन ए सही है। H.G. वेल्स द्वारा लिखित पुस्तक आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में किस भारतीय शासक की प्रशंसा विशेष रूप से की गई है? तो अशोक की प्रशंसा की गई है इस पुस्तक में। ऑप्शन ए सही है। भारत के विभाजन में किस नेता का योगदान रहा है? भारत के विभाजन में मिस्टर जिन्ना का हाथ रहा है। ऑप्शन डी सही है। वह अपना धर्म छोड़ दे लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? ये कथन किसका है? तो ये कथन हीरा का है। ऑप्शन बी सही है। 2 बैलों की कथा। सालिम अली की मृत्यु के से उत्पन्न दुख और अवसाद को किस रचना में व्यक्त किया गया है? तो ये सावले सपनों की याद। ऑप्शन ए सही है, इसमें व्यक्त किया गया है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। कथन प्रेमचंद की किस रचना से है? तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। ये कथन है प्रेमचंद के फटे जूते से संबंधित रचना से है। रविंद्रनाथ ने यूथ भ्रष्ट किसको कहा है? तो रविंद्रनाथ ने मैना को यूथ भ्रष्ट कहा है। ऑप्शन बी सही है। किसका मूल नाम सैयद इब्राहिम है? तो सैयद इब्राहिम रहीम का खान का नाम है सैयद इब्राहिम। गहना चंद्र गहना से लौटती बेर किसकी रचना है? तो चंद्र गहना से लौटती बेर ये रचना है केदारनाथ अग्रवाल की। सूरदास जी किस मंदिर में भजन कीर्तन करते थे? तो श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। ऑप्शन बी सही है। मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा काव्य के रचनाकार कौन है? नागार्जुन जी। ऑप्शन बी सही है। बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी की किस विधा की रचना है? तो ये रेखा चित्र विधा की रचना है बाल गोविंद भगत। मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन ए सही है। भिक्षु के पत्र किसका ग्रंथ है? तो भिक्षु के पत्र भदंतानंद कौशल्यायन का ग्रंथ है। ऑप्शन ए सही है। इस जल प्रलय में कहाँ की बाढ़ का वर्णन किया गया है? इसमें पटना के बाढ़ का वर्णन किया गया है। देखिए, कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, हर साल वहां बाढ़ आ जाती है। मेरे संग की औरतें किस विधा की रचना है? मेरे संग की औरतें ये संस्मरण विधा की रचना है। रीढ़ की हड्डी एकांकी की विषय वस्तु क्या है?
रीढ़ की हड्डी एकांकी की विषय वस्तु है। लेखक ने स्त्रियों के प्रति समाज में व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता और स्त्रियों की शिक्षा के विषय में को चित्रित किया है। सामाजिक एकता को दर्शाया है। देश की राजनीतिक व्यवस्था का चित्रण किया है। इनमें से सभी, तो इसका उत्तर होगा एक, ऑप्शन ए। लेखक ने स्त्रियों के प्रति समाज में व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता और स्त्रियों की शिक्षा के विषय को चित्रित किया है। माटी वाली कहानी में किस कारण से विस्थापन की समस्या उत्पन्न हुई? तो माटी वाली कहानी में विस्थापन के कारण समस्या उत्पन्न हुई बांध की, ऑप्शन बी सही है। प्लाट का मोर्चा किस विधा की कहानी है? तो प्लाट का मोर्चा रिपोर्ताज विधा की कहानी है। लेखक भोलानाथ का बचपन में किससे अधिक जुड़ाव था? तो इनका जुड़ाव अपने पिता से सबसे ज्यादा था, ऑप्शन बी सही है। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया और जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। यह कथन किसका है? यह कथन जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के किस पात्र का है? तो ऑप्शन सी सही है, मूर्तिकार का कथन है ये। लेखिका ने गंगटोक को किसका शहर बताया है? तो लेखिका ने बहुत व्यक्तियों का, ज्ञानी लोगों का, प्राचीन रीतियों का या मेहनतकश बादशाहों का? तो लेखिका ने गंगटोक शहर को मेहनतकश बादशाहों का शहर बताया, ऑप्शन डी सही है। यही ठैया झुलनी हेरानी हो रामा नामक पाठ के प्रमुख दो पात्रों के नाम बताइए। तो इसके प्रमुख दो पात्र दुलारी बाई और टुन्नू हैं। अब आ गया गद्यांश को पढ़कर उत्तर देने के लिए 95 से 97 तक के। विश्व में बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने असफल होने के बावजूद हार नहीं मानी और अंत में सफल हुए। विफलता से बेहतर कोई भी शिक्षक नहीं। विफलता हमें यह सवाल करने का मौका देती है कि मुझसे क्या गलत हुआ। जीत हार जीवन की क्रियाएं हैं, इसे जीवन बना देना गलत है। एक क्रिया को माथे पर जगह देना और दूसरी को खारिज कर देना गलत है। जीवन का आनंद का जीवन इसी में निहित है कि बाह्य जीवन और आंतरिक जीवन की सुसंगता ही कर्म क्षेत्र के मूल हो। भौतिक उपलब्धियों का ढेर अंतस के खाली होने की कीमत पर भी हो सकता है। हार इच्छा में शामिल नहीं है, पर लोक कल्याण का कोई सकारात्मक हस्तक्षेप न हो तो जीत के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देना भी उचित नहीं है। सफलता और प्रगति जैसे शब्दों के नए अर्थ तय करने होंगे। अब देखते हैं प्रश्न। गद्यांश के आधार पर कौन सा कथन सही है? असफल होने वाले व्यक्ति कभी सफल नहीं हो पाते हैं, ये नहीं है। हार जीत को जीवन बना देना गलत है। असफलताएं सीखने का मौका नहीं देती हैं, बिल्कुल। एक बार असफल होने पर पुनः कोशिश करनी बेकार है, बिल्कुल नहीं। असफल होने पर पुनः कोशिश करनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, हार जीत को जीवन बना देना गलत है, उससे आगे बढ़ना चाहिए। विफलताओं को अच्छा शिक्षक क्यों कहा गया है? विफलताएं हमें अपनी गलतियों को समझने के मौके देती है, बिल्कुल देती है। विफलताएं आनंद से वंचित रखती है, नहीं, हाँ वंचित तो रखती हैं, लेकिन ये गद्यांश के आधार पर सही नहीं होगा। विफलताएं जीतने के लिए प्रेरित करती हैं। विफलताएं सफलता की सीढ़ी हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, विफलताएं हमें गलतियों को समझने के मौके देती हैं। और अगला, गद्यांश के अनुसार रेखांकित शब्द के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है? इसे जीवन बना देना गलत है। तो जीत हार को, ऑप्शन ए सही है, जीत हार को जीवन बना देना गलत है। ये तो प्रश्न में ही इसका आंसर मिल गया है। अब देखिए, ये वो गद्यांश था। पद्यांश है 178 से 180 तक के। देख कर बाधा विविध बहुत विघ्न घबराते नहीं, देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फूले। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे ही मिले फूलों फूले फले में वे का प्रयोग किनके लिए किया गया है? तो जो हर समय हर जगह रहते हैं, जो कभी मुश्किलों से घबराते नहीं,
जो दुख भोगते और पछताते हैं, जिनके बुरे दिन कभी नहीं आते। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, जो कभी मुश्किलों से घबराते नहीं। कविता में किनकी चर्चा की गई है? भाग्य के भरोसे रहने वालों की, बहुत जल्दी घबरा जाने वालों की, वीरता का प्रदर्शन करने वालों की, या सतत रूप से कर्म करने वालों की। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, सतत रूप से कर्म करने वालों की चर्चा की गई है कविता में। अथक परिश्रम करने वाले व्यक्तियों की क्या पहचान है? जो परिश्रम करके धन कमाना जानते हैं, जो किसी भी काम से घबराते नहीं, जो भीड़ में वीरता का प्रदर्शन करना जानते हैं, या जो भाग्य को सर्वोपरि मानते हैं। तो देखिए कविता में कहा गया है जो किसी भी काम से घबराते नहीं, ऑप्शन बी सही है। तो खत्म होती है ये केवीएस टीजीटी की ये चौथा प्रैक्टिस सेट था, और उम्मीद है जरूर आप लोगों के लिए परीक्षा उपयोगी होगा। और मैं अभी तुरंत थोड़ी देर में 5वां प्रैक्टिस सेट भी डालूंगी। और प्लीज अगर आप लोगों को लगे परीक्षा उपयोगी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी प्रश्न हो, कंफ्यूजन हो, वो जरूर आप पूछें। और कोई भी प्रश्न पूछना हो, इनके अतिरिक्त भी कोई प्रश्न पूछना हो पढ़ने लिखने से संबंधित, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, सबके उत्तर दूंगी। कोई भी कंफ्यूजन हो जरूर पूछिए। आप सभी का स्वागत है। और मैं अभी टेलीग्राम चैनल अपना बना रही हूँ थोड़ी देर में, और वहां पर मैं पीडीएफ भी देना शुरू कर दूंगी। और कई लोगों ने पूछा है, तो आप लोग घबराइए नहीं बिल्कुल। और मेरी सभी कक्षाएं अभी निःशुल्क हैं, आप सभी लोग इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद।